हेलो माय नेम है क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री जो मैंने बनाई है हिस्ट्री ऑफ सिनेमा पे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि वो मैंने बनाई कैसे। सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ वो जो स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, क्योंकि कई लोग ये जानना चाहते हैं कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी थी। सो ये थी वो स्क्रिप्ट, तो मैंने एज इट इज़ स्पीच के तौर पे लिखी थी। तो ये मैंने 2 महीने पहले रिसर्च करके लिखी थी और ये पड़ी हुई थी मेरे पास बहुत टाइम से। मैंने अपना कंप्यूटर फॉर्मेट कर दिया था और एक फोल्डर में पड़ा हुआ था ये। सो तब ये इतना लंबा नहीं था, तब ये सिर्फ 6 पेज का था और मैंने इसको फिर खींच के 10 पेज का किया। मतलब इसमें और डिटेल्स लगातार ऐड करता रहा। तो इनिशियल जो मैंने ड्राफ्ट लिखा था वो बहुत छोटा था, 5-6 पेज का था और उसके बाद मैं उसमें रिसर्च करके चीज़ें डालता गया और चीज़ें बढ़ती गई। बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं भी। कुछ ऐसे शब्द थे जो बहुत डिफ़िकल्ट थे मेरे बोलने के लिए, तो मुझे इसको एटलीस्ट 6-7 बार ऐसे ही रीड करना पड़ा हैवी वॉइस में, मतलब बोल के चिल्ला के, जस्ट सो दैट कि मैं उसको सही से प्रोनाउंस कर सकूं। और जीन ल्यूक गोडार्ड का मैंने एक कोट निकाला था जो मैंने सोचा था इनिशियल लेवल पे लगाऊंगा, जो कि मैंने लगाया भी है, तो आप देख सकते हैं उसमें। तो सिनेमा ऑफ इंडिया करके डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी, बेसिकली ये हिस्ट्री ऑफ सिनेमा करके नहीं बनाई थी। और ये सारी चीज़ें मैंने इंटरनेट से अलग अलग जगहों से निकाली, अलग अलग चीज़ों से निकाली, अलग अलग किताबें जो मैंने पहले पढ़ी थी, मतलब उनसे चीज़ें मुझे याद थी, तो उन सब चीज़ों से निकाल के मैंने सारी चीज़ें बनाई थी। फिर ये अब प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे अच्छे से रिकॉर्ड करना था इसको, तो मैं नॉर्मल OBS पे इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, जिस सॉफ्टवेयर में मैं नॉर्मली ब्लॉग बनाता हूँ। तो मैंने बेसिकली डिसाइड किया कि इसको ऑडेसिटी में मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो जैसा कि आपने देखा है कि मेरी डॉक्यूमेंट्री जो है वो 26 मिनट की है, पर एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग की थी 42 मिनट तक, जो कि आप देख सकते हैं कि 42 मिनट तक ये रिकॉर्डिंग गई है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो 42 मिनट तक, 42 मिनट तक रिकॉर्डिंग गई है। सो इसमें मैंने बहुत बार गलतियाँ भी करी, तो पर मैं उसको रिपीट करता था ताकि मेरे पास ऑप्शंस भी रहें। सो चलिए इसी के साथ मैं बिगा लेता हूँ भारतीय सिनेमा के इस इतिहास। तो गलतियाँ करके मैंने इसको मतलब बनाया था। जहाँ भी गलती हो जाती थी मैं उसको दोबारा रिपीट करता था। और पंखा नहीं चला रखा था मैंने, AC नहीं चला रखा था और चारों तरफ से मेरा कमरा बंद था। और मुझे याद है कि मैं पसीने से एकदम तर-बतर हो गया था, सिर से आँख पे पसीना आ रहा था, पर मैं लगातार बोले जा रहा था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने इसको रोका और मैंने दोबारा इसको स्टार्ट किया किसी और टाइम पे, तो मेरी शायद वो जो वॉइस है वो मैच ना कर पाए। क्योंकि मुझे पता है, मैंने डबिंग करी है इससे पहले, हर रोज आपकी वॉइस थोड़ी चेंज हो जाती है और वो पुरानी वॉइस को वापस लेके आना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर मैंने 5 मिनट तक बोल दिया तो मेरी वॉइस में एक पर्टिकुलर टोन आ जाता है, उस टोन को वापस लाने के लिए मुझे शायद वापस 5 मिनट बोलना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, आप सुबह रिकॉर्डिंग कर रहे हो या रात में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, दिन में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, हर टाइम आपकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में लोगों को नहीं पता चलता है, पर एज ए जो ऑडियो इंजीनियर है उनको वो डिफरेंस पता चल जाएगा। तो मुझे पता था कि मुझे एक ही बार में इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। तो मैं 42 मिनट तक पसीने में भीगता रहा और मैंने इसको रिकॉर्ड किया, जो कि मेरे को फ़ायदा भी किया, जिसने कि एक बार में अच्छा रिकॉर्डिंग हो गया। उसके बाद मैंने बेसिकली इसमें साउंड नॉइज़ था, जो कि मैंने यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन टूल इस्तेमाल करके साउंड नॉइज़ हटा दिया। इसका कंप्रेसर, इक्वलाइजेशन, नॉर्मलाइज और रिवर्ब इफेक्ट डाल के मैंने थोड़ा सा साउंड को बेटर किया अपना। उसके बाद मैंने इसकी कॉपी निकाली और उसके बाद इसको सीधे डाल दिया मैंने एडोब प्रीमियर प्रो पे। तो एडोब प्रीमियर प्रो पे जो कॉपी बनी है, इसमें मुझे प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि मुझे एक तो बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ डाउनलोड करनी पड़ी इसके लिए। जैसे कि आप देख सकते हो इतनी फ़ोटोज़, तो मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया था ये सिनेमा। कुछ फ़ोटोज़ मैंने बाहर ही सेव करी हुई थी, कुछ फ़ोटोज़ फिर मैंने अंदर सेव करी। इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है सिनेमा डॉक्यूमेंट्री की, बट एनीवेज फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ये सारी फ़ोटोज़ मैंने डाउनलोड की। इससे ज़्यादा भी और भी फ़ोटोज़ हैं जो मैंने कुछ डिलीट कर दी गलती से, तो मुझे वो मिल नहीं रही थी, तो मैंने एनीवेज लीव इट। तो ज़्यादा फ़ोटो डिलीट करी थी। ये वही फ़ोटो हैं जो इसमें इस्तेमाल हुई हैं। इसके अलावा बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जो मैंने डिलीट कर दी हैं, जो इस्तेमाल नहीं हुई थी। मैंने डाउनलोड तो बहुत सारी फ़ोटोज़ की थी। ये वो पिक्चरें हैं जो मैंने डाउनलोड की थी, मतलब कोरा कागज़ मन मेरा, 1930s, अमिताभ का दीवार सीन, अराइवल ऑफ अ ट्रेन, लुमियर ब्रदर्स का जैसे आपने देखा, आवारा पिक्चर, बिजिल का मैसिव रिएक्शन जो कि इसमें पड़ा हुआ था। तो बहुत सारे वीडियोस भी मुझे डाउनलोड करने पड़े। हालांकि मैंने ज़्यादा वीडियोस का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है। हालांकि इस बार मेरे पास कॉपीराइट का इशू नहीं आया, मतलब हालांकि मैंने बहुत सारा फुटेज यूज़ किया है। इवन कोरा कागज़ जैसे वो आराधना पिक्चर का फुटेज यूज़ किया, अमर बहन थोनी का फुटेज यूज़ किया, बट अगेन समहाउ मुझे उन्होंने कॉपीराइट इशू नहीं दिया, विच वॉज वेरी गुड फॉर मी। तो इनिशियल जब मैंने इसको शुरू किया था, तो ये इनिशियल अगर मैं इसको ये वाली साउंड बंद कर दूँ, तो मैंने इसमें बेसिकली बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया था, बट इट वॉज नॉट इंटरेस्टिंग एंड कैची। तो मुझे लगा कि शायद इंटरेस्टिंग करने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा इसमें। तो मैंने ये रील का फुटेज निकाला है इंटरनेट से और फिर मैंने ये वाला फुटेज डाला, जो मुझे लगता है कि फिल्म सिनेमा के जो लोग हैं वो उससे कनेक्ट कर जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये 2 साउंड इफेक्ट इसमें डाले और
कोट डाला, गुदात की फोटो डाली, क्योंकि मुझे पता था जीन लोग गुदात के बारे में शायद बहुत लोग ना जानते हो, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को डाला। फिर उसके बाद मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री आगे शुरू की। अब आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे जो वॉइस है, इसमें बहुत सारे कट्स हैं, तो ये कट्स, तो कई लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप बहुत तेज़ बोल लो। मैं एक्चुअली तेज़ नहीं बोला था, मैंने बहुत स्पेसेस दी थी बीच में, पर क्या हो रहा था कि बीच बीच में मेरे जो आप बोलते हो तो आपको पता नहीं चलता, वो चप चप की आवाज़ है, एकदम सांस लेने की आवाज़ आती है, तो वो मैंने काट काट के वो बनाया था, तो उसमें मैंने बीच में गैप नहीं दिया और लगातार मैंने उसको एडिट किया। अब एक प्रॉब्लम और हुई थी कि मैंने जब ये एडिट किया तो मैं बेसिकली लैपटॉप एडिट कर रहा था, मैंने हेडफोन नहीं लगाए थे, तो ये हेडफोन मैंने Sennheiser के खरीदे हुए हैं जो कि मुझे बहुत हेल्प करते हैं इसमें अच्छी साउंड डिज़ाइन करने में। सो क्या हुआ कि मैंने इसको मतलब रखा था उस टाइम पे -22 पे, तो मैंने बेसिकली -12 पे रखा था इसको, -12 में, सॉरी ये तो कितने में पहुँच गया, 6 पे पहुँच गया, -12, हाँ से पॉपुलर रहा है, इतना -12 पे रखा था। तो बिकॉज लैपटॉप से आवाज़ आ रही है तो एनवायरनमेंट में आवाज़ घुल रही है, तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि वॉइस मॉड्यूलेशन सही है, तो मैंने 4 बजे इस वीडियो को अपलोड किया था। फिर मैं मोबाइल पे इस वीडियो को देख रहा था कि सही है कि नहीं है, तो उस पर मुझे पता चला कि वॉइस बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है पीछे से, और जो मेरा वॉइस ओवर है वो सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो वापस आके फिर मैंने इसको चेंज किया और -22 कर दिया। हो सकता है तो इसमें सुनते टाइम इस वक्त मुझे वॉइस सुनाई, बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई नहीं दे रही है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साउंड डिज़ाइन की। तो जब मैं हेडफोन लगाता हूं तो फिर मुझे ये साउंड अच्छे से सुनाई देती है। सो इसलिए जब भी आप अपनी फिल्म का साउंड डिज़ाइन करें या वीडियो का साउंड डिज़ाइन करें तो हमेशा हेडफोन लाया करें, क्योंकि उसमें जो डिटेलिंग साउंड की आती है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद मुझे एक चीज़ ये भी पता थी कि मैंने बहुत सारे क्या कहते हैं लोगों के नाम लोगों को नहीं पता होंगे, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर सबके टेक्स्ट डाल दिया था। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं डाला, मेरा मन था कि मैं ईयर्स भी लिखूं। फिर मुझे लगा कि ईयर्स लिखना अच्छा सही नहीं है, क्योंकि मैंने क्रोनोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई। कई बार मैं बैक एंड फोर्थ भी गया हूँ, 1930 से 20s में, 20 से 40s में, 40 से वापस 1910 में, तो इस तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, तो इसलिए मैंने नहीं किया। इसको प्रिपेयर करने में मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि बहुत छोटी छोटी फ़ोटोज़ थी और मैंने बहुत कम टाइम के लिए उनको इस्तेमाल किया था। सो जिसकी वजह से एक सेकंड, 2-2, 3-3 सेकंड पे मुझे एक फ़ोटो लगानी थी, और ये 26 मिनट था, तो एक मिनट को कवर करने में मुझे 3-3, 4-4 घंटे लग रहे थे, क्योंकि फ़ोटो खोजनी थी। और खोजने के अलावा मेरे को अब जैसे आप देख रहे हो, अगर मैं फ़ोटो में से ये सिंपल सी फ़ोटो है, अगर मैं इसमें से ये स्केल वाला इफेक्ट हटा देता हूँ, यहाँ पे जाके स्केल वाला इफेक्ट हटा देता हूँ, शायद इसीलिए एकदम डेड टाइप की फ़ोटो लग रही है, देखो आपको, और शायद इसीलिए तो इस हर एक फोटो में जाके मेरे को इसको स्केल करना पड़ता था। तो मैं 10 का स्केल लेता था, लाइक 2216 है तो मैं 226 कर देता था इसको। तो इससे क्या होता था कि शायद इसीलिए लिमिट लाइवली हो जाती है, जब थोड़ी सी जूम होती है तो थोड़ा सा मोशन मिलता है। तो मैं एक रूल है जो मैं फिल्म मेकिंग का आपको बताता हूँ, वो ये है कि कैमरा की मतलब जो सिनेमा की स्क्रीन है उस पर कोई एक चीज़ मूव होनी चाहिए, या तो कैमरा मूव हो आपका या फिर कैरेक्टर मूव हो। अगर दोनों ही मूव नहीं कर रहे हैं तो ऑडियंस के लिए वो सीन बहुत बोरिंग हो जाता है, तो कोई एक चीज़ लगातार मूव होनी चाहिए। इसीलिए ज़्यादातर जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं वो हैंडहेल्ड कैमरा यूज़ करते हैं, ताकि क्योंकि उनके पास लोकेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कट्स नहीं ले सकते, और एक्टर्स उनके बहुत अच्छे बहुत मजे हुए नहीं होते हैं कि एक सीन को दोबारा दे सके, तो इसलिए वो हैंडहेल्ड कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक मोशन मिलता है और ऑडियंस लगातार उस चीज़ को देखती रहती है। सो यहाँ पे मैंने जूम का इस्तेमाल किया, जिसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत पड़ी। हालांकि मैंने एक जूम इफेक्ट भी डाउनलोड किया था, पर इसका ये वाशी जूम करके कोई बंदा है जिसने डाला हुआ था, तो मैंने ये जूम इफेक्ट भी डाउनलोड किया था। पर इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 10 जूम, 15 जूम, 20 जूम है। ये अगर मैं डालूंगा तो ये फ़ोटो बेसिकली इतनी है नहीं। लाइक मैंने इसको स्केल किया है, अगर आप देखोगे इसको तो मैंने इसको 216 पे स्केल किया है, मैं बताता हूँ इसको। और जो ओरिजिनल फ़ोटो है वो बेसिकली इतनी सी है। तो अगर मैं इस पर ये 10 जूम डालूंगा तो ये वापस इस पर इतने पे पहुंच जाएगा ये, और शायद ये जूम होगा पर ये 100 से शुरू होगा, 221 से शुरू नहीं होगा, जो कि मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक था। कुछ फोटोज इसमें ऐसी हैं जो मैंने यूज़ की हैं, जो जैसे ये वाली फ़ोटो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बहुत छोटी फ़ोटो होगी, काफ़ी छोटी फोटोज़ हैं जो मैंने यूज़ की जिससे, और इनका क्या कहते हैं, मुझे एक डर ये था कि कहीं ये फ़ोटो फट ना जाए। पर जब मैं एडिट कर रहा था तो बहुत सारी फ़ोटोज़ फट रही थी, और ये छोटे वाली स्क्रीन पे मुझे ऐसा लग रहा था कि जो चीज़ें हैं सही जा रही हैं। पर जब मैंने बड़ी स्क्रीन पे देखा तो बहुत सारी फ़ोटो फट रही थी और फिर से मुझे एडिट करना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें थी। जब मैंने फाइनल एडिट किया तो उसके बाद भी मुझे इसमें लगातार चेंजेस करने पड़े। तो मैंने इस डॉक्यूमेंट्री को 2 दिन पहले बना लिया था रिलीज़ करने से पहले, पर उस पर लगातार मैं एफर्ट करता रहा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ थी और बहुत दिन से मैं इस चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि इफ़ आई एम गोइंग टू डू समथिंग राइट नाउ, मतलब आगे के
ये उस पर, देन आई विल ट्राई टू पुट माई मैक्सिमम एफर्ट इनटू इट कि मेरी तरफ से उसमें कोई गलतियां ना हो। हालांकि इसमें कुछ गलतियां हैं, जैसे कि मैंने इसमें किशन कन्हैया करके एक जगह बोला है। किशन कन्हैया एक पिक्चर थी जो इंडिया की पहली रंगीन फिल्म थी, तो बेसिकली मैंने वहाँ पर किशन कन्हैया बोला है, पर वो एक्चुअली किशन कन्या है। और भी इस तरह के छोटे छोटे वर्बल मिस्टेक्स मैंने किए हैं इसमें, जो मुझे पता चल रहे हैं, शायद आप लोगों को नहीं पता चलेंगे। जैसे दाग को मैंने टाग बोल दिया है, तो राजेश खन्ना की फिल्म दाग को मैंने तभी, जब मैंने आप क्योंकि पोस्टर विजुअल्स के साथ देख रहे हो तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ रहा होगा, पर कहीं ना कहीं बोलने में मेरे तलफ़ुज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैंने दाग को टाग बोल दिया। कुछ ऐसे मिस्टेक्स मैंने किए जो मुझे पता चल रही थी फिल्म इसको एडिट करने के दौरान, पर मैंने उसको री रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करी, पर वो वॉइस मैच नहीं हो रही थी, तो मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे हटानी भी पड़ी, इसलिए हटानी पड़ी जो कि वो सही नहीं थी, पर मैं उसको हटाना चाहता था। किशन कन्या नाम की जो फिल्म है उसके बारे में मैं डिटेल नहीं हटा सकता था, इसलिए मैंने उसको एज इट इज रखा। एंड आई जस्ट विश कि लोग उसको ना पकड़ पाएं। दिस इज हाउ आई मेड दिस डॉक्यूमेंट्री। अब कुछ फोटोज ऐसी थी, आपको एक और अच्छी चीज बताता हूँ, जैसे कि जिससे मैंने एक पाइप वर्टिकल मोशन दिया है इसमें, जैसे चलो इस फोटो लेते हैं, इस हुई थी और एक साइलेंट मूवी थी इस फिल्म, इसमें तो नहीं, खैर दूसरा आपको दिखाता हूँ। हाँ, जमशेदजी फ्रामजी मदन ने बनाया था। अब इसमें क्या था कि पहले मैंने जो ये रखा था की नोट, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने के लिए, अगर आप कभी अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाते हो तो ये छोटी चीज़ आप नोट करना कि जब मैंने इनिशियली इसको बनाया था तो मैंने जो आप की पॉइंट देख रहे हो पोजीशन का, मैंने इसमें बेसिकली पोजीशन चेंज करी है, इसमें जूम इफेक्ट यूज़ नहीं किया, स्केलिंग यूज़ नहीं करी है। मैंने बहुत कम में दोनों का इस्तेमाल किया है, या तो पोजीशन का इस्तेमाल किया है या स्केलिंग का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने पोजीशन का इस्तेमाल किया है, जो कि जमशेदजी नीचे से फोटो शुरू हो रही है और ऊपर तक फेस पे जा रही है, मदन ने बनाया था। अब इसमें पहले मैंने क्या किया था, जैसे की फ्रेम में मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, तो पहले मैंने ऐसा बनाया, छोटी चीज मदन ने बनाया था। इन हॉर्स बहुत छोटी चीज है। अब जैसे ये आप मदन ने बनाया था, इन हॉर्स देखो तो बहुत एब्रप्ट कट लगता है, और आप चूंकि पैरों से चेहरा जो मोशन है वो चेहरे की तरफ जा रहा है, और चेहरा आप रजिस्टर भी नहीं कर पाते हो, और इमेज एकदम से चेंज हो जाती है और ये थिएटर पे आ जाती है। सो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं एक मिनट थोड़ा साउंड कम कर दूं। हाँ, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं शेष दिखाऊं। तो एक और चीज मैंने इसमें करी, वो मैंने ये करा कि की फ्रेम को मैंने थोड़ा सा पहले कर दिया। अब इससे क्या हुआ, जो की फ्रेम था वो इस चेहरे पे आके यहाँ पे रुक जाता है। जी मदन ने बनाया था। अब इससे क्या होता है, ऑडियंस उस फेस को एटलीस्ट थोड़ी देर रजिस्टर कर सकती है। अब यहाँ पे आप जूम इफेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो उसको और एनहांस करने के लिए। लाइक इस पॉइंट पे मैं थोड़ा जूम इफेक्ट लगा के इसको जूम कर सकता हूँ, जो कि और इंटरेस्टिंग हो सकता है। बट अगेन इतनी सारी फोटोज थी, उसमें इतना सारा इफेक्ट डालना बहुत आसान काम नहीं था, क्योंकि मेरे बहुत सारा काम सफ़र भी कर रहा था इसकी वजह से। तो मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था मेहनत करी थी इसमें, और जिसकी वजह से काफ़ी तारीफें मिली हैं, लोगों ने काफ़ी इसको पसंद किया है। जो सबसे मुश्किल काम था जो मुझे लगता है इसमें था, वो ये था कि जो ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ निकालनी थी जिन लोगों की फ़ोटोज़ नहीं थी। जैसे आरएल खेतान की एक फ़ोटो थी जो जिनकी एक भी फ़ोटो नहीं मिली, तो वहाँ पे मेरे को ये डाउट होता था कि मैं फुटेज क्या डालूँ, या एफसीसी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब उसमें समझ में नहीं आता था इन्फॉर्मेशन में क्या डालूँ, या जो रिजोल्यूशन पास हो रहे थे वो हिस्ट्री के रिजोल्यूशन पास हो रहे थे, ब्रिटिश टाइम की बात हो रही थी, तो उसमें मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या डालूँ। जैसे ब्रिटिश की बात हो रही तो रैंडम फोटो है, मतलब इस फोटो में वो जो मैं बोल रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं है ब्रिटिश, बट ये फोटो मैंने ब्रिटिश की निकाली, इसको ब्लैक एंड व्हाइट किया। मेरे ख्याल से शायद ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं होगी, तो मैंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट किया, बिकॉज एक ब्लैक एंड व्हाइट जोन के बीच में एकदम से कलर फोटो आए तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो मैंने कुछ फोटो जबरदस्ती ब्लैक एंड व्हाइट की, जस्ट टू गिव इट दैट ओल्ड फील, ओल्ड लुक पड़ता था, क्योंकि अल्टीमेटली लुक बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें। आरएसडी चौधरी, जैसे आरएसडी चौधरी का जैसे मैं लिखा प्रोड्यूस रैथ इन 1930, इसमें आरएसडी चौधरी की फोटो नहीं है और ये शूट का भी फोटो नहीं है, पर मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ विजुअल्स डालना था, दैट ऑडियंस कैन विजुअलाइज इट। सो वो सारी चीजें, तो इसमें इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री में एक छोटी सी प्रॉब्लम जो होती है कि कई बार मैं ओरिजिनल फोटोज डाल रहा हूँ और कई बार ओरिजिनल फोटोज नहीं डाल रहा हूँ, तो ऑडियंस डिसओरिएंट हो सकती है कि मैं बेसिकली कहाँ पे सही फोटोज डाल रहा हूँ, कहाँ पे सही फोटोज नहीं डाल रहा हूँ। तो क्योंकि मैंने पीछे हर जगह पे मोस्टली जगह पे सही फोटोज डाली हैं, सेट्स की या फिर शूट की, रिसर्च करके थोड़ा सा, और जहाँ पे नहीं डाली तो ऑडियंस कंफ्यूज हो सकती है, उनको लग सकता है कि शायद क्षितिज ने यहाँ पे सही फोटो डाली होगी, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे ये फोटो है, ये किसी और ब्रिटिश की सेट की फोटो है जो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल की है। तो इसका रैथ से और आरएल स्टीवेंसन से लेने का कोई मतलब नहीं, आरएसडी चौधरी से कोई मतलब नहीं था। सो दिस इज हाउ आई मेड इट।
हाँ, तो इन लोगों की फ़ोटो खोजना मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि इनकी फ़ोटोज़ एक तो थी नहीं, और जो थी भी वो इतनी लो रिजोल्यूशन में थी कि आप उनको यूज़ ही नहीं कर सकते थे। तो एनीवेज़ मैंने जितना हो सकता था उनको इस्तेमाल किया और बनाया, और मुझे ये डाउट था कि शायद डॉक्यूमेंट्री अच्छी ना बने, या बन जाए तो लोग उसको ना देखें और एप्रिसिएशन ना मिले, क्योंकि थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, जो कि टेक्निकल है बहुत ज़्यादा। बट जितने लोगों ने देखी, जिनको मैंने भेजी और जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री को देखा, सबने तारीफ़ ही करी है, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है। तो मैं आगे और भी इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊंगा, नॉट डेफिनेटली ऑन सिनेमा ऑफ इंडिया, बट बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में, जैसे कैमरा की हिस्ट्री है, या कैमरा फ्रेम की हिस्ट्री है, या फिर एडिटिंग की हिस्ट्री है, ऑडियो इंजीनियरिंग की हिस्ट्री है, तो इन सब पे मैं बनाऊंगा। पर अगेन मेहनत बहुत पड़ती है, आपको 10-10 पेज की स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, फिर ये बनाना पड़ता है। देन अगेन इसमें कोई पैसा तो दे नहीं रहा है आपको अपनी खुशी के लिए बनाना पड़ता है ये। और अगेन मेरे व्यूज़ भी उतने नहीं आ रहे हैं, तो एक वो मोटिवेशन नहीं होता है कि अच्छा बहुत लोग देखने वाले हैं। तो मैं इसको बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बनाना अच्छा लगता है। मतलब मुझे एक तो रिसर्च के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलती हैं जो मुझे खुद नहीं पता होती हैं, तो मैं रिसर्च करता हूँ तो मुझे वो सब चीज़ें पता चलती हैं, आई फील गुड अबाउट इट। और इसके चक्कर में मैंने अपराजितो पिक्चर जो थी दोबारा देखी, आवारा पिक्चर, बहुत सारी पिक्चरें ऐसी जो मैंने उस टाइम पे नहीं देखी थी, तो मैंने दोबारा से उनको देखा, या तो देख चुका था बहुत पहले, उनको फिर से दोबारा देखा मैंने। सो दैट हेल्प्ड मी अलॉट इन मेकिंग दिस डॉक्यूमेंट्री। सो एक डॉक्यूमेंट्री को बनाने से मुझे काफ़ी कुछ हेल्प मिली सिनेमा को और अच्छे से समझने के लिए। सो आई गेस ये दिस इज़ इनफ फॉर दिस व्लॉग। अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जो मैंने मेकिंग का दिखाया है, इसमें आपको समझ में आया हो कि मैंने किस तरह से मेकिंग करी है। तो आप अपना भी वीडियो इस तरह से बना सकते हो। एफर्ट ज़्यादा है, बहुत टेक्निकलिटी मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं करी है, बहुत ग्राफिक्स इसमें इस्तेमाल नहीं करी है, बहुत ही कम टाइम में मैं इसको बनाना चाहता था। सो बनाया टेक्निकली, आप देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल तरीके मैंने इस्तेमाल किए। आप भी बना सकते हो अपने घर पर अगर आप बनाना चाहो। एडोब प्रीमियर प्रो को समझाने के लिए मैं कोई वीडियो बना दूंगा। अगर आप सीखना चाहते हो एडोब प्रीमियर प्रो एडिटिंग, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सारे बेसिक्स पता चल जाएंगे और आप एडिटिंग इतनी तो सीख जाओगे कि आप कभी भी एडिटिंग कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कैसा लगा वीडियो, और डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो शेयर एंड लाइक द वीडियो। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।